नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। वेब सीरीज तांडव के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में विशेष समुदाय की धार्मिक भावना भड़काने और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण करने पर मामला दर्ज कर दिया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ये केस अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित, डायरेक्टर अली अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी के खिलाफ दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया कि तांडव को इंटरनेट पर जोरदार ढंग से प्रचार किया जा रहा है, जिससे समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजॉन से सफाई मांगी है। शुक्रवार को रिलीज हुई तांडव के कुछ सीन पर लोग आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। ऊंची नीची जाति के अलावा इसमें महिलाओं के अपमान का भी दृश्य है। ट्विटर पर बायकॉट तांडव भी ट्रेंड कर रहा है। सीरीज में मुख्य भूमिका सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और अली जिशान ने निभाई है। एफआईआर हजरतगंज के एक इंस्पेक्टर ने दर्ज करवाई है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। तांडव वेब सीरीज जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है, तो उसको लेकर लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और अली जिशान स्टारर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित और वेब सीरीज के निर्माता, निर्देशक, लेखक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और बताते चले, हजरतगंज कोतवाली में कुल 4 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में एक विशेष समुदाय के खिलाफ भावनाएं भड़काने और उसी के साथ देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अशोभनीय चित्रण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, वेब सीरीज तांडव को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई, लेकिन इसमें क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? क्या कुछ कहना है इसको लेकर? कोई जानकारी अभी तक विक्रम? जी देखिए, साफ तौर पर जो एफआईआर लिखी गई है उसमें मेंशन किया गया है कि जो देवी देवताओं के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई है, माननीय प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को खंडित करते हुए जिस तरीके से उनके पद पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, और वहीं पर जो सामाजिक ताना बाना है जिनमें निम्न जाति के लोगों के लिए भी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन सभी चीजों को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। और एफआईआर में ये चीज साफ तौर पर मेंशन की गई है जिसमें शब्दों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, जिनमें की धार्मिक जो संभावनाएं हैं, जो धार्मिक स्तर पर जो लोग बड़े जो सामाजिक स्तर पर जो लोगों को एक बड़ी ठेस इस पूरे वेब सीरीज से पहुंच रही है, इन सभी चीजों को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। 8 धाराओं में एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, जिनमें 4 नामजद हैं और 1 अज्ञात हैं, जिसमें कि अमेजॉन प्राइम के जो इंडिया हेड है उनके खिलाफ, साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर है, राइटर है और डायरेक्टर है, उनके खिलाफ भी मुकदमा इसमें दर्ज किया गया। और 1 व्यक्ति अज्ञात है जिनके खिलाफ अगर आगे जांच होगी तो उसके आधार पर उस पर नाम बढ़ाया जाएगा और सभी को नोटिस भेजी जाएगी। नोटिस भेजे जाने के बाद उससे इस पर पूरा बयान लिया जाएगा और किस आधार पर इस तरह की वेब सीरीज बनाई गई उसको लेकर पूरी अब जो है वो कहा जा सकता है कि तांडव के नाम पर एक तरह से फिर से प्रदेश में तांडव की स्थिति फिर से तैयार हो रही है। ठीक है विक्रम, इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन आज होगा। विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन होना है। सभी 10 प्रत्याशियों का आज नामांकन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में नामांकन किया जाएगा। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन से संबंधित बैठक में भी शामिल होंगे। केंद्रीय जल मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। तो पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। सभी 10 प्रत्याशियों का नामांकन आज होगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्हीं की मौजूदगी में नामांकन होना है। तो देखना यह होगा कि आखिर क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद किस तरह की तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि लगातार प्रदेश बीजेपी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। फिर चाहे बात एमएलसी चुनाव की हो, विधानसभा चुनाव की जाए, जोरदार तैयारियां बीजेपी की ओर से हो रही है। तो आज प्रत्याशियों का नामांकन भी होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, आज नामांकन होना है, क्या कुछ तैयारियां हैं, पूरा अपडेट?
जी देखिए, बिल्कुल नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके का 10:30 बजे का समय बताया गया था कि सभी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और अब बीजेपी कार्यालय जो प्रत्याशी हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। सभी 10 प्रत्याशी भी कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर पूरा फूल माले के साथ, पूरे नारेबाजी के साथ एक साथ सभी लोग फिर विधानसभा के लिए रवाना होंगे और विधानसभा में जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे और AK शर्मा, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, ये सभी लोग बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने के बाद सभी विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश में नए साल की पहली कैबिनेट बैठक कल यानी कि मंगलवार को होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान 1 दर्जन प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र प्रस्तावित है, यानी कि उसको लेकर भी होगी चर्चा। उसी के साथ इस खास बैठक में कई और मुद्दे होंगे जिसको लेकर बातचीत की जाएगी और ये माना जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिसको लेकर बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक के बाद लिए जा सकते हैं। नए साल की पहली कैबिनेट बैठक ये होने जा रही है। कल मंगलवार को यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अहम जानकारी आपको देते चले, योगी मंत्रिमंडल में हो सकता है बड़ा फेरबदल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। योगी मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना है। MLC चुनाव के बाद ये फेरबदल हो सकता है। परफॉर्मेंस के आधार पर नई जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद। कई मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है तो कई मंत्रियों का डिमोशन भी हो सकता है, यानी कि कई मंत्रियों के घट सकते हैं कद, ये भी उम्मीद जताई जा रही है। AK शर्मा को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। बताते चले, हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं पूर्व IAS AK शर्मा, तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो कई मंत्रियों को प्रमोशन मिलने की उम्मीद है, लेकिन उसी के साथ कई मंत्रियों के कद भी घट सकते हैं, ये भी जो है अंदाजा लगाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं विक्रम, उनसे अपडेट लेते हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव इसमें हो सकता है। जी देखिए, बिल्कुल MLC प्रत्याशियों के आधार पर जिस तरीके की लिस्ट तैयार हुई उसके बाद से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बड़े स्तर पर मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल देखने को मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिलेंगे। और AK शर्मा जिस तरीके से MLC प्रत्याशी बनाए गए और उनको साफ तौर पर क्लियर है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार में दी जानी है, तो उसके लिए साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार अवश्य किया जाएगा। और अब इसी क्रम में जो मंत्रियों ने अभी तक की परफॉर्मेंस जिनके सामने नहीं आई है, जिन्होंने बड़े स्तर पर परफॉर्मेंस दी है, तो उनके कद में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है तो उनके कद बढ़ाए जाएंगे। वहीं पर जो लगातार से कुर्सी तोड़ने का काम जिन्होंने किया और विभागीय तौर पर कोई भी मजबूत काम उनके द्वारा नहीं किया गया है, उनके कद जरूर कम किए जाएंगे। और वहीं पर जो 2022 के चुनाव आने वाले हैं उनमें जो जातीय समीकरण है, जो वोट बैंक है, उनको भी साधने का प्रयास पूरी तरीके से इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में करने का प्रयास किया जाएगा। और कार्यकर्ताओं में किसी तरह की नाराजगी न रहे, कार्यकर्ता भी संतुष्ट रहें, इन चीजों का भी ध्यान इस मंत्रिमंडल विस्तार में रखा जाएगा। तो साफ है कि मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी बड़े स्तर पर है, क्योंकि AK शर्मा को एक बड़ा पद दिया जाना है। पूर्व IAS है, गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी नजदीकी हैं, तो एक बड़ा पद। ठीक है विक्रम, बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में संभावित विस्तार पर वो चर्चा करेंगे। MLC चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार का अनुमान है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ नड्डा पंचायत चुनाव पर भी चर्चा करेंगे, यानी कि खुद जो है कमान संभाले हुए हैं JP नड्डा और 22 से 24 जनवरी तक वो लखनऊ में ही रहेंगे, जिसमें MLC चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में भी एक बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव की बात की जाए तो पंचायत चुनाव पर भी चर्चा करेंगे JP नड्डा, यानी कि छोटे से छोटे चुनाव से लेकर तमाम बड़े चुनाव तक की रणनीति तैयार की जाएगी। फिर चाहे पंचायती चुनाव की बात हो या MLC चुनाव की बात की जाए या विधानसभा चुनाव को लेकर बात की जाए, सभी जो है चुनावी साल को देखते हुए सभी मुद्दों पर बातचीत होगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसके लिए खुद JP नड्डा
22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में ही रहेंगे। वहीं पर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें एक विशेष बात ये देखी जाती है कि जब भी बड़े दिग्गज अपने कार्यकर्ताओं के बीच आते हैं तो उनमें एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी देखने को मिलती है और उसी के साथ बड़े दिग्गज उनमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए, समस्याओं को समझने के लिए, सीधे तौर पे कहें तो जीत का मूल मंत्र देने के लिए पहुंचते हैं दिग्गज। तो वही कमान जेपी नड्डा भी संभाले हुए हैं और 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ में ही रहेंगे। सभी को जीत का मूल मंत्र देने का काम करेंगे। उसी के साथ क्या समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। कोरोना के अंत का देश भर में शुभारंभ हो चुका है। टीकाकरण मुहिम के पहले दिन 1,91,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, जिनमें से सर्वाधिक लोगों ने उत्तर प्रदेश में टीका लगवाया। उत्तर प्रदेश में अब अगला राउंड 22 जनवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में योगी सरकार की योजना कारगर सिद्ध हो रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला राउंड 22 जनवरी को होगा। शनिवार को वैक्सीनेशन का पहला दिन था। 31,700 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था, जिसमें 22,600 लोगों को वैक्सीन लग पाई। अब अगला राउंड 22 जनवरी को होगा। इस राउंड में कितने लोगों का वैक्सीनेशन होगा, यह आगे तय किया जाएगा। देश भर में टीकाकरण मुहिम के पहले दिन 1,91,000 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया गया, जिनमें से सर्वाधिक लोगों ने उत्तर प्रदेश में टीका लगवाया। कल प्रदेश में पहला कोरोना का वैक्सीनेशन का दौर चला था। उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। लोगों से ये अनुरोध है कि किसी प्रकार के भ्रम में न रहें। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। वैक्सीनेशन को लेकर सियासत भी हो रही है, साथ ही भ्रम भी फैलाया जा रहा है, जिस पर सीएम योगी सख्त हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन से ही वैक्सीनेशन हो रहा है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रथम चरण में ये स्वास्थ्य कर्मियों को, हेल्थ वर्कर्स को ये लगाई जा रही है, जिसका पहली खेप अब लगी थी, अगली शुक्रवार को लगाई जाएगी और ये प्रक्रिया इसी प्रकार चलती रहेगी। प्रदेश में सामान्यतः कोरोना संक्रमण कम हो रहा है। रिकवरी की दर भी बढ़ रही है, जो कि लगभग 97% से अधिक हो गई है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कम होना ये प्रदेश सरकार की एक विशेष रणनीति के कारण और उस पर एक लक्ष्यात्मक तरीके से जो कार्रवाई हुई है उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रण में है। कोरोना की रोकथाम के लिए प्रदेश में योगी सरकार की योजना कारगर सिद्ध हो रही है। देश के सबसे बड़ी आजादी वाले राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या 9,000 से कम आ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो विशेष ये कोरोना के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें जो दो चीज़ें विशेष थीं कि एक तो अधिक टेस्ट किए गए, 75 टेस्ट से शुरू करके इसको 1,80,000 तक भी टेस्ट हुए हैं प्रतिदिन। और अब जबकि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में 1,25,000 टेस्ट प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके इस संक्रमण के लक्षणों का जहाँ भी कोई पता लगे उसको तुरंत वहीं ख़त्म करके उसकी कोरोना के संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल हों। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत रंग लाई। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया। करोड़ों लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य यूपी भी इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन सीएम योगी के एक्शन और मेहनत से कोरोना कमजोर हुआ। योगी सरकार ने कोरोना काल के दौरान भी विकास कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं होने दी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस संकट की घड़ी में भी प्रवासियों को घर पहुंचाने के साथ साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराया। सीएम योगी ने प्रदेश के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स को लेकर टीम 11 का गठन किया, जिसके साथ वो रोजाना प्रदेश की समीक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, 22 मार्च 2020 को यूपी के पास केवल 60 टेस्ट करने की क्षमता थी,
लेकिन ये निरंतर बढ़ती गई और सीएम योगी के लगातार प्रयासों से प्रदेश में 1,75,000 से ज्यादा टेस्टिंग रोजाना किए जा रहे हैं। अब कोरोना के अंत का शुभारंभ हो चुका है। अगला चरण 22 जनवरी को होगा और जल्द ही यूपी के आम लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। बस थोड़ा और इंतजार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन आज है। लगातार जानकारी आपको दे रखे हैं और उसी के साथ विधान परिषद चुनाव के लिए आज नामांकन होगा। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नामांकन को लेकर कितना उत्साह, कितनी खुशी है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी हमने आपको जानकारी दी है कि इस नामांकन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले कितना उत्साह लोगों में है। सभी 10 प्रत्याशियों का नामांकन होना है और उन्हीं के समर्थक नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। नामांकन से पहले ही जो है एक अलग उत्साह, एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये कि जो 10 प्रत्याशी हैं उनका नामांकन होना है और बड़े जोरदार और शानदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और किस तरह का माहौल, कितनी खुशी है, हमारे ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह राठौर लगातार बने हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, नामांकन से पहले ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं प्रत्याशी, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं विक्रम? बिल्कुल, बीजेपी कार्यालय की बात की जाए तो 10 का माहौल पूरी तरीके से है। 10 प्रत्याशियों का लगातार जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, AK शर्मा, दिनेश शर्मा, सभी लोग बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे और यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा में नामांकन की प्रक्रिया होनी है, जिसके लिए लगभग तैयारियां भी पूरी हैं। और लेकिन अगर साफ तौर पर कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह पूरे कार्यक्रम को लेकर देखते हुए बन रहा है और सभी काफी खुश हैं। और जिस तरीके से जो लिस्ट तैयार की गई, उस लिस्ट में भी जिस तरीके से कार्यकर्ता बेस लोगों को जिस तरीके से जगह दी गई, उसको देखते हुए सभी काफी उत्साहित हैं। ठीक है विक्रम, बने रहिए। तस्वीरें लगातार आ रही हैं, वो भी दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह से जो डिप्टी सीएम है वो खुद सबसे पहले माथा टेक कर उन्होंने आज के दिन की शुरुआत की है, क्योंकि खास दिन आज है। 10 प्रत्याशियों का नामांकन आज होना है और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा माथा टेकते हुए नजर आए और आशीर्वाद देते नजर आए हैं। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और बताते चले कि एक अलग उत्साह है और समझने की जरूरत होगी कि आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस खुशी, इस उत्साह से। कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां उनके लिए संदेश माने कि ये मान बैठे हैं प्रत्याशी की जीत तो संभव है ही, इसलिए क्यों ना खुशी के साथ जो है इसकी शुरुआत की जाए, क्योंकि नामांकन आज होना है। 10 प्रत्याशियों का नामांकन आज होगा। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन, लेकिन उससे पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर सभी इकट्ठा हो गए हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है, माथा टेक कर आशीर्वाद लेकर आज के दिन की शुरुआत की जा रही है। बस थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, क्योंकि उन्हीं की मौजूदगी में नामांकन किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया हैं और उनका आशीर्वाद सभी के लिए लेना, उनका साथ सभी के लिए होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो उससे पहले लेकिन लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक गौरवान्वित है इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को सदन भेजने का काम किया है। 2019 में जब राहुल गांधी हार गए अमेठी से, क्या उस मेहनत का फल दिया है क्या पार्टी ने आपको? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अमेठी में सदैव संघर्ष करते आए हैं और हमने आज वहां सभी विधानसभा की सीटें भी जीती हैं। और इस चुनाव में आदरणीय स्मृति ईरानी जी हमारी सांसद हैं, उनके अथक परिश्रम, कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता और मोदी जी के कार्य और उत्तर प्रदेश के संगठन के कार्यकर्ताओं को दिए गए टिप्स काम, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि हमने 2014 में बहुमत के साथ सांसद जीते और 2017 में मोदी जी के कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं और 2017 के अंदर हम एक बड़ा विधानसभा के अंदर संख्या लेकर के आते हैं और 2019 में महागठबंधन को फेल करने का काम ये उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ के कार्यकर्ताओं की बदौलत हम करते हैं और आने वाला 2022 और स्वर्णिम होगा। धन्यवाद। बिना नंबर के समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य MLC होने वाले हैं, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में इतना आसान पिच कैसे दे दिए आप अपने विपक्ष को? हम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसका निर्णय है, केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के निर्णय के आधार पर हम सब लोग काम कर रहे हैं।
जो हमारा नेतृत्व तय करेगा उसके आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और निश्चित है कि हमने चुनौतियों को भी स्वीकारा है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा संख्या बल देने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और 2022 में हमारी 403 में 403 विधानसभा जीतने का लक्ष्य है। और निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश से अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष बंसल जी और योगी जी के नेतृत्व में आम जनता का जनमानस सभी उपचुनाव में भी हमको जीतकर जिस तरह दिया है 403 सीट जीतने का काम करेंगे। आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। नाम लिया या आगे घोषित किया, अचानक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रकार से कहा जाए तो कौतूहल या भूचाल की स्थिति की हम बात कर सकते हैं, इस तरह से बातें होने लगी। अब क्या कुछ रहा सर इनको बनाने के पीछे की जो मंशा है पार्टी की? एक तो इनका जो बेदाग छवि रही और पूरी डेडिकेशन के साथ इन्होंने जो अपना पूरा सर्विस का जो टेन्योर था, लगभग 2 साल पूर्व ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। तो ऑलमोस्ट जो उन्होंने अपनी पूरी सेवा काल के दरमियान जो है एक तो बेदाग छवि रही जो है, और मेहनती ईमानदार अधिकारी के रूप में, और प्लस टास्क डिलीवर किया उन्होंने जो उनसे अपेक्षा की गई थी, जो सरकार की मंशा थी, जो मोदी जी की मंशा थी, तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने फुलफिल किया। तो कुल मिलाकर के ये रहा कि एक लंबा टेन्योर रहा और वो बहुत ही सफलतापूर्वक इन्होंने उसको अचीव किया, सारे टारगेट अचीव किए इन्होंने। तो निश्चित तौर पे उसका जो है एक अवार्ड मिला है भाई साहब को, और पार्टी ने उनकी कर्मठता को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, जैसा कि जो कि बीजेपी का अपना मूल मंत्र भी है जो है कि ईमानदारी और कर्मठता को यहाँ प्रश्रय दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे उसका अवार्ड मिला है जो है। सर ये एमएलसी नाम आने से पहले उन्होंने कभी इच्छा जताई थी या पार्टी ने ही उनको प्राथमिकता दी? नहीं, अगर आप लोग उस दिन भाई साहब का संबोधन आप लोगों ने देखा हो तो उन्होंने पहले दिन भी कहा कि हम लोग एकदम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं, हमारे यहाँ परिवार में कभी इसकी परंपरा नहीं रही है और दूर दूर तक हम लोगों का कोई पॉलिटिक्स से कोई भी वास्ता नहीं रहा है। तो हम लोग तो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये पार्टी का हम लोगों पे बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का वो किया गया है और कोशिश होगी कि हम लोग इस पे खरे उतरें। अगर हम व्यवहार की बात करें, सीधे साधे हैं या थोड़ा कड़क मिजाज भी हैं? यानी कि क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में थोड़ा सा कड़क होना जरूरी है अपनी चीज़ों को पूरा कराने के लिए। अब अगर भाई साहब यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी ने उनको ये अवार्ड दिया है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है यह प्रश्न ही अपने आप में बेमानी हो गया। तो निश्चित तौर पे जहाँ कड़े होने की ज़रूरत है वहाँ कड़ा भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत ही सॉफ्ट नेचर हैं, बहुत सॉफ्ट नेचर हैं। आप लोग मिले भी होंगे तो सामान्य रूप से सॉफ्ट नेचर हैं, बट काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इस तरह से हालांकि प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी उनसे उम्मीद है, पार्टी को भी एक बड़ी उम्मीद है, क्या आपको लगता है सर? ये तो आप लोगों का अपार स्नेह है और हम लोग इससे बहुत ही अभिभूत हैं एकदम जो है। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि हम लोगों को सामर्थ्य दें कि यहाँ भी भाई साहब अपने आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरें। इसमें यह है कि आप लोगों का भी सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। खूब खूब आभार, खूब खूब अभिनंदन। में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले का नजारा आपको दिखा रहे हैं कि कितनी खुशी, कितना उत्साह है। आभार व्यक्त करूंगा राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का कि एक सामान्य कार्यकर्ता पे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और कहीं न कहीं जब से पार्टी में हमने काम करना शुरू किया है, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए जहां जैसा निर्देश मिला है हमेशा पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह हमने काम किया है। पार्टी ने हिमाचल भेजा, गुजरात भेजा, दिल्ली भेजा, हरियाणा भेजा, कई राज्यों में पार्टी ने भेजा और निष्ठापूर्वक वहां काम किया और पार्टी का जैसा अब आगे निर्देश होगा आगे हम वही करेंगे। हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और पार्टी के एक सिपाही हैं और सिपाही की तरह काम करेंगे। जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने राष्ट्र और प्रदेश की जो आम जन के कल्याण का एक लिए जो योजना है उनको धरातल तक पहुंचाने में, आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। और केंद्र और प्रदेश सरकार की आम जन के जैसे हमारा जितनी भी नीतियां हैं आम जन के कल्याण के लिए, उसके लिए हम निचले तक ले जाएंगे। फिर सिद्ध हुआ कि बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है
चाहे वो लंबे समय से कहीं भी काम करते रहे हों, लेकिन जब मौका मिलता है तो जरूर पार्टी मौका देती है। देखिए, एक यही पार्टी ऐसी है, एक बूथ का अध्यक्ष भी यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है, राष्ट्र का अध्यक्ष बन सकता है। कई प्रमाण ऐसे हैं। पिछले उपचुनाव में भी हमारे पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टिकट दी और उनको विधानसभा में भेजा, और इसमें भी लगभग सभी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं को पार्टी ने उच्च सदन में भेजने का काम किया है। इसलिए आभार व्यक्त करूंगा पार्टी का, और हमारे सभी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से बाहर से जितने भी हमारे स्नेहीजन हैं, उन सब की ओर से पार्टी, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा। प्रजापति समाज से आप आते हैं, उनकी जी। भी बहुत समस्या है, कोई बड़ा लीडर भी नहीं है पार्टी में, ऐसा उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, जब से हमने काम शुरू किया है, प्रजापति समाज हो चाहे अन्य समाज हो, हमारे पास जहाँ भी कोई अपनी समस्या को लेकर के आया है, हमने न सुबह देखा है न शाम देखा है। उसके निराकरण के लिए जितना हमसे हो सका है उतना संभव हमने प्रयास किया है और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। सर, एक सवाल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि सपा के पास नंबर नहीं है, उनके 2 MLC होने जा रहे हैं, क्या बीजेपी भी उनको वॉकआउट मतलब वॉकओवर दे रही है? देखिए, हम नहीं चाहते कि कहीं कोई विघ्न हो। प्रदेश और राष्ट्र का जो निर्देश है, हम लोग उसी का पालन करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार।